हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ टॉपिक पर। जहाँ आज की इस क्लास में हम सॉल्वेबल 4P के कुछ सारथी के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अगर आप फर्स्ट डे से हमारे साथ जुड़े हो तो आपको पता होगा कि हमने बीएससी सेमेस्टर 4 की जो मैथ्स है वो स्टार्ट की और मैथ्स की हमने पहली यूनिट ली है। तो पहली यूनिट को हमने इस तरीके से 3 टॉपिक में डिवाइड किया है, आपको पता होगा। तो अब तक हम पढ़ते आए थे फर्स्ट टॉपिक, मतलब अभी भी फर्स्ट टॉपिक ही पढ़ रहे हैं, लेकिन पूरी बात सुनो पहले। अब तक हम पढ़ते आए थे फर्स्ट टॉपिक। ये है हमारा फर्स्ट टॉपिक। इसमें हमने सॉल्वेबल फॉर पी के जो है वो कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, उसका कंसेप्ट पढ़ लिया था, उसके कुछ एग्जाम्पल कर लिए थे और उसके एक दो सारथी के क्वेश्चन भी कर लिए थे। तो आज की क्लास में भी हम उसके सारथी के क्वेश्चन ही करने वाले, किसके, सॉल्वेबल फॉर पी के सारथी के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। और आज की क्लास थोड़ी बड़ी होने वाली है क्योंकि हमने सॉल्वेबल 4P के जितने भी क्वेश्चन हैं जो सारथी में है, जो बुक के हैं, जो प्रीवियस ईयर के हैं, जो इम्पोर्टेंट है, जो आ सकते हैं, मतलब सारे क्वेश्चन कर लिए हमने। और ज़्यादा क्वेश्चन करने का फ़ायदा आप जानते हो, प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है हमारी, है ना। तो ज्ञान ना देते हुए मैं क्वेश्चन शुरू करती हूँ। तो ये है सारथी का 23वां क्वेश्चन, ठीक है, जो कि कुछ इस तरीके से एक्स वाई स्क्वायर कोष्टक में पी स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 2py³ प्लस x³। अब आप देख सकते हो कि मैंने पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई किया है। क्यों किया है? क्योंकि आप जानते हो कि हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो पहले हम उसको सिंपल बनाना चाहते हैं, इस तरीके से। जैसे ये सिंपल सीधी क्वेश्चन है, इन कोष्टक वोष्टक को हटाना चाहते हैं हम। तो इस कोष्टक को जब हम हटाएंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और ये एज इट इज़ इसको हम इधर लेके आएंगे। अब देखो यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर पी स्क्वायर है, तो हमने एक्स वाई स्क्वायर पी स्क्वायर रख दिया। अब ये जो पी की टर्म है इसको हम इधर लेके आएंगे तो वो माइनस में हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम इस टर्म को हम इधर क्यों लेके आए? तो सीधी सी बात है, हम इसको इस तरीके से अरेंज करना चाहते हैं कि ये पी के पदों में द्विघात समीकरण है वो हमें नज़र आए। मतलब दूर से भी अगर हम देखें ना, तब भी हमें ये नज़र आ जाए कि हाँ ये तो भाई हमारी पी के पदों में द्विघात समीकरण ही है। तो इसलिए हम इस पी को यहाँ लेके आए। और ये जो बची हुई टर्म है, जैसे ये है और ये है, इनमें पी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी, ये सी हो जाएगी हमारी। तो ये सी है, इसको हमने यहाँ रख दिया इक्वल्स टू 0। तो एक्स वाई स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2py³ प्लस 2xy स्क्वायर माइनस x³, ये पी के पदों में हमारी द्विघात समीकरण है। देख सकते हो आप, यहाँ पी स्क्वायर के मल्टीप्लाई में जो भी है वो a है, यहाँ p के मल्टीप्लाई में माइनस 2y³ है वो हमारा b है, और यहाँ जिस पद में p नहीं है वो हमारा c वाला पद है, ठीक है। तो अब द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए आप जानते ही हो कि हम श्रीधराचार्य सूत्र लगाते हैं। और मैंने वापस से यहाँ पे श्रीधराचार्य सूत्र को लिखा है ताकि बार बार सूत्र लिखने से आपको क्या हो कि सूत्र याद ही हो जाए। तो मतलब उस सूत्र को अलग से याद करने की ज़रूरत ना पड़े, आपको यहीं पे याद हो जाए। तो ये हमारा श्रीधराचार्य सूत्र P इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ठीक है। अब देखो b क्या है हमारा, आप देख सकते हो b माइनस 2y³ है। तो यहाँ मैंने b की जगह माइनस 2y³ रखा और माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस दिया हुआ है क्वेश्चन में, मतलब सूत्र में, तो ये माइनस ऐसा का ऐसा, प्लस माइनस ये वाला ऐसा का ऐसा, बी स्क्वायर बी क्या है माइनस 2y³, तो इसका स्क्वायर ये हो जाएगा, माइनस माइनस ऐसा का ऐसा 4 ऐसा का ऐसा। अब a क्या है, तो क्वेश्चन में देखो a एक्स वाई स्क्वायर है, तो हमने एक्स वाई स्क्वायर a ऐसा का लिख दिया। अब c है, सी, ये पूरी टर्म सी है, ठीक है। तो अब हम इसको पूरी टर्म को इस तरीके से लिख देंगे और रूट में लिखेंगे पूरी को, और बट्टा में 2a, 2 आप जानते ही हो, 2 तो 2 होता है, और a क्या होगा एक्स वाई स्क्वायर, ये रहा। तो ये a मैंने एक्स वाई स्क्वायर यहाँ लिख दिया। अब देखो p बराबर माइनस माइनस प्लस 2y³ प्लस माइनस ऐसा का ऐसा, यहाँ का ये ऐसा का ऐसा। अब ये रूट, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे बताइए आपको, अंदर हम गुणा करेंगे, तो इसको इससे गुणा करेंगे तब ये आएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तब ये आएगा, और नीचे ये हमारा एज इट इज़। अब देखो, अब आप जानते ही हो, यहाँ से हम कुछ कॉमन लेंगे जो इस पूरे रूट के बाहर आ सके। तो क्या कॉमन ले सकते हैं हम, आप खुद सोचो। सोच लिया? तो 4y स्क्वायर है जो रूट के अंदर, हम इस पूरे में से कॉमन ले सकते हैं। अब 4y स्क्वायर को जब हम रूट के बाहर निकालेंगे तो वो 2y के रूप में बाहर निकलेगा, है ना। और
2y के रूप में बाहर निकलेगा, अंदर क्या बचेगा, तो अंदर ये बचेगा, देखो दिख रहा है, 4y² कॉमन ले लिया, अंदर ये बच्चा, ये नीचे वाली टर्म ऐसी कैसी, ये वाला ऐसा कैसा। अब देखो ये 2y³ ऐसा कैसा प्लस माइनस, इसको जब बाहर निकालेंगे रूट के तो वो 2y के रूप में निकलेगा, रूट में ये वाली टर्म ऐसी कैसी बच जाएगी और नीचे वाली ऐसी कैसी। अब देखो ये जो टर्म है उसको हम a - b की होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a हमारा क्या होगा y², b क्या होगा हमारा x²। जब हम इस पूरे का होल स्क्वायर करेंगे तब हमें ये मिलेगा, इसका जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो हमें ये मिलेगा, और यही क्या है हमारा ये, मतलब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। देखो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्यों लिखें, पहली बात तो पढ़ा है भाई, पढ़ा रहने दो, तो लिखना इसलिए है हमें ताकि क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकें, क्योंकि यहाँ पे देखो ये रूट अंडर रूट है, इस अंडर रूट को हटाने के लिए हमें क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। तो इसको जब हम इस तरीके से लिखेंगे तो यहाँ स्क्वायर आएगा और ये रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इक्वेशन हमारी सीधी सीधी सरल हो जाएगी। भाई देखो हम मैथ पढ़ रहे हैं, यहाँ हमें नहीं करनी अपनी मनमानी, यहाँ हमें वो स्टेप बाय स्टेप, मतलब हमें वो मेथड लगानी है जिससे हमारा जो क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व हो जाए, मतलब स्मूथली सॉल्व हो जाए। तो इसके लिए हम इसको ना इस तरीके से लिखेंगे ताकि स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाए। अब देखो यहाँ 2y³ है, यहाँ 2y है, तो हम इन दोनों में से 2y कॉमन ले सकते हैं, ये लो हमने 2y कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचा, यहाँ 2y कॉमन लेंगे तो y² बचा, और यहाँ जब लेंगे तो ये पूरा जो रूट वाला है ये ऐसा कैसा आ जाएगा, और नीचे 2xy² एज इट इज। अब देखो 2y से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, y से y कैंसिल, तो नीचे xy बचेगा, ये लो xy बच गया, यहाँ y² प्लस माइनस एज इट इज़। अब ये जो है इसको एज इट इज़ लिखा और स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। अब देखो p = यहाँ y² है, यहाँ प्लस माइनस है। अब आप जानते हो कि हम ये xy इसके भी नीचे आएगा और ये xy इसके भी नीचे आएगा, मतलब दोनों के ये बट्टा में आएगा, तो हम इसको अलग अलग लिख देते हैं और यहाँ प्लस माइनस कर देते हैं। तो y² जब हम लिखेंगे तो एक y से एक y कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, y/x बचेगा, और यहाँ जो है इसके बट्टा में ये है तो इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया है, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब आप खुद सोचो, अब आप देख सकते हो है ना अपनी इन्हीं दोनों मोटी मोटी आंखों से कि यहाँ प्लस माइनस है, तो पहले तो हम प्लस का चिन्ह लेके चलेंगे, है ना, फिर हम माइनस का चिन्ह लेंगे, मतलब क्वेश्चन को अलग अलग सॉल्व करेंगे, प्लस का चिन्ह लेके चलेंगे, फिर आगे उसको सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन आएगी, उसको हम इक्वेशन 1 नाम देंगे, फिर हम माइनस का चिन्ह लेके आगे चलेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो जो इक्वेशन आएगी उसको हम इक्वेशन 2 नाम देंगे, फिर उन दोनों ही इक्वेशन को गुणा कर देंगे और बराबर में 0 रख देंगे, वो हमारा फाइनल उत्तर हो जाएगा, है ना। इतना तो आप अब समझ ही गए हो, अगर नहीं समझे तो वीडियो को बस देखते जाओ, समझाना मेरा काम है। अब देखो y/x ये ऐसा का ऐसा। अब हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पहले प्लस वाला चिन्ह लेके चलते हैं, ठीक है ले लिया। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, x और xy का एलसीएम लिया इस तरीके से, यहाँ xy तो ऊपर बचा y² प्लस y² माइनस x², यहाँ प्लस आएगा, बता ही चुकी हूँ मैं क्योंकि हम प्लस लेके चल रहे हैं। तो y² प्लस y² तो 2y² हो जाएगा, माइनस माइनस x² अपॉन xy एज इट इज। अब आप देखो ये जो हमारी इक्वेशन है अब ये कैसे सॉल्व होगी, अब आप देख सकते हो, एक सेकेंड, अब आप देख ही सकते हो कि नीचे क्या है, नीचे भी 2 घात है, x की 1 घात और y की 1 घात है तो 2 घात है, ऊपर भी y की 2 घात और x की 2 घात है, तो एक तरीके से ये समघात अवकल समीकरण है। अब आप अपना दिमाग लगाओगे, आप कहोगे ये क्या है, ये यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 2 घात है, तो ये तो 4 घात हुई, और नीचे 1 और 1 है तो ये 2 घात हुई। अब आपने ये कैसे कह दिया कि ये तो समघात है, ऊपर तो 4 घात बन रही और नीचे 2 घात। तो देखो यहाँ बीच में माइनस का चिन्ह है, ठीक है, माइनस ऊपर चिन्ह आप समझते ही हो, ये जो xy है ये 2y² के भी नीचे जाएगा, और ये जो xy है ये x² के भी नीचे जाएगा। जब इनको अलग अलग हम सेपरेट करके लिखेंगे तब ऊपर भी y की पावर 2 आएगी और नीचे भी इन दोनों की पावर, मतलब 1 और 1 घात 2 घात हो गई, ऊपर भी घात 2 गई। इसको जब हम अलग से लिखेंगे, क्योंकि माइनस का मतलब ये अलग थे पहले,
जैसे यहाँ पे है ना, ये अलग अलग है, फिर हमने एलसीएम लिया तो ये 1 हो गए, तो वैसे इनको जब अलग अलग करेंगे तो यहाँ पे भी ऊपर पावर 2 आएगी और नीचे भी पावर 2 आएगी, तो इधर भी पावर 2 है, इधर भी पावर 2 है, यानी कहने को हम ये कह सकते हैं कि यहाँ घातें हैं वो समान बन रही है, तो ये हमारी समघात अवकल समीकरण हो गई। अब आपको पता है कि जब भी समघात अवकल समीकरण आती है तो हम y इक्वल्स टू वी एक्स पुट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम y इक्वल्स टू वी एक्स पुट करते हैं तो y का जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं x के सापेक्ष तो वो dy अपॉन डी एक्स आता है, और ये वी एक्स है तो ये हमने पहली टर्म मान ली, ये दूसरी मान ली। अब आपको पता ही है अवकलन का रूल होता है u इंटू वी का जब हम अवकलन करते हैं तो मतलब दो फलनों का जब हम अवकलन करते हैं तो पहला वैसे का वैसा, दूसरे का अवकलन x का अवकलन 1, दूसरा वैसे का वैसा, पहले का अवकलन तो v का अवकलन dv अपॉन डी एक्स होगा। तो इधर देखो, इधर dy अपॉन डी एक्स है, इधर भी जो हमारा p है p को हम dy अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं, इधर भी dy अपॉन डी एक्स है, इधर भी dy अपॉन डी एक्स है, तो दोनों को ही हम क्या कर सकते हैं, बराबर में रख सकते हैं, दोनों को, इसको और इसको एक दूसरे के बराबर में रख सकते हैं, जिससे हमारा जो होगा ना आंसर आसानी से आ जाएगा। अब हम है मैथ के स्टूडेंट, हमें तो बस आंसर चाहिए, वो भी आसानी से। तो देखो हमने v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स को उस वाली टर्म के बराबर रख दिया। वो टर्म क्या थी? वो टर्म ये थी 2y² माइनस x² अपॉन एक्स आई। अब देखो y² की जगह हमने वी एक्स पुट किया है, तो यहाँ पे भी तो y² की जगह हम v² x² पुट करेंगे, यहाँ पे y की जगह वी एक्स पुट करेंगे। तो बस इस तरीके से हमने y की जगह वी एक्स पुट कर दिया है। अब देखो यहाँ भी x² है, यहाँ भी x² है, अब इनमें से x² को हम कॉमन ले लेंगे, ये ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचा 2y² माइनस 1, और नीचे क्या है vx², x² से x² कैंसिल हो गया, क्या बचा 2v² माइनस 1 अपॉन v, यहाँ क्या है v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ये तो चलो अपना अलग चल रहा है, तो इसको जब कट किया तो ये आ गया, ये वाली टर्म ऐसी की ऐसी। अब देखो, अब आपको दिख रहा है कि ये पूरी टर्म है वो v की है, और यहाँ पे एक v अलग से है, तो इसको अलग क्यों रखे, इसको भी ले चलते हैं v के पास, है ना, भाईचारा ऑन द टॉप, भाई भाई के पास, तो v को v के पास लेके चलो, तो x डी वी अपॉन डी एक्स तो अपना ऐसा का ऐसा, v जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस v के बट्टा में हम 1 रखेंगे, है ना, v को सिंगल क्यों रहने दे, ये जब 2 हैं तो इनको भी 2 करो, तो v के जब नीचे हम 1 रखेंगे तो इनका जब एलसीएम लेंगे, दिख रहा है ना, इनका जब हम एलसीएम लेंगे तो ये 2v² माइनस 1 ऐसा का ऐसा माइनस ऐसा का ऐसा, 1 का भाग जब हम v में देंगे तो v आएगा, v को v से गुणा किया v² हो गया। अब देखो 2v² में से v² घटाया, v² बचा, माइनस 1 ऐसा का ऐसा, नीचे v ऐसा का ऐसा, इधर x डी वी अपॉन डी एक्स ऐसा का ऐसा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, और इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, अब देखो इधर dv है, सॉरी इधर dv है, और ये पूरी ही टर्म v की है, तो dv की तरफ लेके जाते हैं हम इस पूरी टर्म को, क्योंकि भाई हमें क्या करना है, v के पदों को dv की तरफ लेके जाना है ताकि उनका समाकलन कर सके। तो ये वाली टर्म जब इधर आएगी dv के पास आएगी तो ये उल्टी होके आएगी, उल्टी मतलब देखो यहाँ पे v² माइनस 1 क्या है, गुणा में है, v² माइनस 1 1 के गुणा में है, तब ये बराबर के जब इधर आएगा तो ये भाग में चला जाएगा, ये देखो v² माइनस 1 भाग में हो गया, और जब v बराबर के इधर जाएगा तो आप देख सकते हो v भाग में है, और जब बराबर के इधर जाएगा तो v जो है वो गुणा में चला जाएगा, ये देखो dv पहले से है ही, तो v dv अपॉन v² माइनस 1, ये जो dx है इसको बराबर के इधर लेके जाएंगे तो ये गुणा में आएगा, ये गुणा में जो x है वो बराबर के इधर जाके भाग में आएगा, तो ये लो लिख दिया है। क्या लिखा, इस 2 पर ध्यान मत दो, मुझे पता आप 2 पे ध्यान दोगे, मत दो, ये देखो v dv अपॉन v² माइनस 1, इधर dx अपॉन x। अब हम इन दोनों का ही समाकलन करते हैं, तो आपको पता है dx अपॉन x का समाकलन तो log x होता है, इसका समाकलन क्या होगा, तो इसके समाकलन को सॉल्व करने के लिए हमने माना v² माइनस 1 t है, ये जो नीचे वाली टर्म दी हुई है ना ये t है, इसको t मानने के बाद हम इस पूरी इक्वेशन का v के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो 2v का v के सापेक्ष अवकलन, सॉरी v² का v के सापेक्ष अवकलन 2v,
टी का वी के सापेक्ष अवकलन डी टी अपॉन डी वी, इस डी वी को इधर लेके जाएंगे तो ये 2v dv इक्वल्स टू डी टी हो जाएगा। अब आप देख सकते हो हमारे क्वेश्चन में तो सिर्फ v dv है, 2 तो है ही नहीं, तो इस 2 को भी इधर भेज दो तो ये बचेगा v dv इक्वल्स टू डी टी अपॉन 2, v dv इक्वल्स टू डी टी अपॉन 2। तो आप देख सकते हो हमारे क्वेश्चन में जो v dv है उसकी जगह हम डी टी बटा 2 लिख सकते हैं। इस 2 को बेटा एक बार, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। तो देखो v dv की जगह हमने क्या लिखा, डी टी बटा 2, ये डी टी बटा में 2 है उसको बाहर लेके आ गए हम, और नीचे जो v स्क्वायर माइनस 1 है उसको तो हमने t माना ही था, देख सकते हो, तो ये t रख दिया, ये वाली टर्म ऐसी की ऐसी। अब हम इनका करते हैं समाकलन। अब देखो 1/2 ऐसे का ऐसा दिख रहा है ना, 1/2 ऐसा का ऐसा, डी टी अपॉन टी का समाकलन क्या होगा, लॉग टी। अब देखो लॉग ई को हम ln भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। मैं यहाँ पे लॉग ई मतलब लॉग जिसके बेस में ई हो वो लिखूँ या ln लिखूँ, बात एक ही है। लॉग ई को आप ln लिख सकते हो, लेकिन नॉर्मल जो लॉग है आप उसको ln नहीं लिख सकते हो, आपको उसके बट्टा में ई लगाना ही होगा, तब भी वो ln के बराबर होगा। अगर ऐसा नहीं करोगे तो वो गलत हो जाएगा। तो 1/2 ऐसा कैसा, इसका समाकलन log t, dx अपॉन x का समाकलन log x। और क्योंकि हमें समाकलन के बाद एक कांस्टेंट लेना है और दोनों ही हमारे जो पद हैं वो log में है, तो इधर जो हमारा कांस्टेंट आएगा वो भी किस में आएगा, log में आएगा। तो ये हमने कांस्टेंट ले लिया। अब देखो log से पहले जो भी आता है 1/2, 5/2, 6/2 या कुछ भी x y z, वो यहाँ जो फलन दिया हुआ होता है, जैसे यहाँ t दिया हुआ है तो t की पावर में चला जाता है। जैसे यहाँ 1/2 है तो वो यहाँ t की पावर में चला जाएगा। कैसे चला जाएगा, यहाँ वो 1/2 हो जाएगा। जैसे यहाँ 1/2 दिया हुआ है तो वो t की पावर में जाने के बाद खिचड़ी से पका दिए, 1/2 हो जाएगा। जैसे 1 मिनट रुको, जैसे ये देखो यहाँ 1/2 ये log और ये t है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, log t की पावर 1/2। अगर यहाँ पे 5 log t दिया हुआ होता तो हम इसको ln t की पावर 5 भी लिख सकते थे, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं। समझ में आया। तो वैसे इस 1/2 को मैंने t की रूट में लिख दिया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये मैंने खिचड़ी कैसे बना रखी है पहले से। तो मैंने एक वीडियो पहले शूट किया था, मतलब इसी टॉपिक को लेके मैंने वीडियो शूट किया, लेकिन एडिटिंग करते वक्त क्या हुआ, मुझसे वो वीडियो डिलीट हो गया पूरा ही। तो ये खिचड़ी तो पेजों पे बेचारे पे रह गई। अब मेरे 4 घंटों की मेहनत को मैं फिर से बना रही हूँ, मतलब मैं फिर से शूट कर रही हूँ। आप देख सकते हो कितनी मेहनती हूँ मैं। चलो अब देखो यहाँ जो log t की पावर 1/2 है, इस 2 पे ध्यान मत दो। यहाँ log t की पावर 1/2, इधर log x, इधर log c। मैंने पूरी खिचड़ी बना रखी है, सही से समझाना पड़ेगा। रुको, तो इस पेज पे समझो आप क्या लिख रखा है मैंने। यहाँ 1/2 log t इक्वल्स टू log ex प्लस log c है। तो देखो इसको हम इसकी पावर में लेके जाएंगे तो ये ln t की पावर 1/2 इक्वल्स टू ln x प्लस ln c होगा। अब देखो यहाँ क्या है, ये रूट t है, तो आपको पता ही है, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैथ का रूल है, इसको सॉल्व मतलब इसको इजी वे में लेके चलना है। हमें अनरूट में चीज़ें चाहिए नहीं, क्योंकि रूट की चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, हमें रूट में चाहिए थी नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन का स्क्वायर कर देंगे, मतलब वर्ग कर देंगे। जब हम इस पूरी का वर्ग करेंगे तो ये ln t की पावर 1/2 का वर्ग करेंगे, यानी स्क्वायर इक्वल्स टू ln x की स्क्वायर प्लस ln c की स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2 से 2 कट गया, तो ये बचा ln t इक्वल्स टू ln x स्क्वायर। अब आपको पता ही, आप लॉग की प्रॉपर्टी जानते हो कि जब भी 2 लॉग आपस में प्लस में होते हैं, जैसे ये है, जैसे मैं फिर से बता देती हूँ, जैसे 2 लॉग प्लस में होते हैं, log m प्लस log n है, तो हम इसको log m प्लस n सॉरी m डॉट n लिख सकते हैं इस तरीके से, है ना। तो वैसे ही हम इसको x स्क्वायर डॉट c स्क्वायर, ठीक है, रख देंगे।
अब log से log कैंसिल, तो बचेगा क्या, t बराबर एक्स स्क्वायर डॉट सी स्क्वायर। अब एक स्पेशल बात, जो ये हमने ये जो c लिया है जो कि हमारा कांस्टेंट है, तो c की स्पेशल बात ये है कि आप c स्क्वायर को ओनली c भी लिख सकते हो। मतलब कांस्टेंट जो है वो अपने आप में बदलाव पसंद नहीं करता। जैसे कि 2x, जैसे कि 2c है वो हमारा एक कांस्टेंट है, तो आप उसको c ही लिखो। अगर c स्क्वायर है वो कांस्टेंट है तो आप उसको c ही लिखो। तो इस तरीके से यहाँ पे जो c स्क्वायर होगा ना उसको हम c ही लिखेंगे, एक्स स्क्वायर डॉट सी। आ गया। अब देखो t तो हमारे क्वेश्चन में था ही नहीं, t हमने माना था, किसको माना था, v स्क्वायर माइनस 1 को t माना था। तो इस t की जगह हम क्या रख देंगे, v स्क्वायर माइनस 1। तो देखो t की जगह हम क्या रखेंगे, v स्क्वायर माइनस 1। समझ लेना है ना, ये समझ में आ रहा होगा। ये t की जगह, ये log से log अपना कैंसिल हो चुका है, ये इधर एक्स स्क्वायर डॉट सी बच चुका है जो इसमें मैंने आपको समझाया था रफली। ये देखो एक्स स्क्वायर डॉट सी और इधर t, तो इधर भी एक्स स्क्वायर डॉट सी और इधर t क्या है, वी स्क्वायर माइनस 1। वी तो अपने क्वेश्चन में था नहीं, v किसको माना था हमने, y इक्वल्स टू वी एक्स माना था, तो v क्या होगा, y अपॉन एक्स, है ना। तो इधर इधर v स्क्वायर है तो ये y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये -1 और इधर ये एक्स स्क्वायर डॉट सी, ऐसा कैसा। अब देखो इस यहाँ पहले तो हम इनका एलसीएम लेंगे, तो ये y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब हम इनका इस तरीके से, ये भी बताऊँ क्या, इस छोटे से पेज के टुकड़े पे ध्यान दो, ये है y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो नीचे एक्स स्क्वायर बचेगा, ऊपर क्या आएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स में मान लो 0 है। इसको जब इधर लेके जाएंगे तो ये 0 ही होगा, तो बचेगा क्या, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 ही बचेगा। तो यही हमने यहाँ लिखा है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ हमारे इक्वल्स में 0 था यहाँ, लेकिन यहाँ क्या है इक्वल में, यहाँ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर डॉट सी है यहाँ, और यहाँ ये वाली टर्म है, इसके जो नीचे हमारे एक्स स्क्वायर आया था, ये जो एक्स स्क्वायर आया था इसको बराबर की इधर लेके गई तो ये 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ बराबर में पहले से एक्स स्क्वायर गुणा सी है, तो उस एक्स स्क्वायर को, इस वाले एक्स स्क्वायर को, दिख रहा है, खिचड़ी पका दी मैंने, तो इस वाले एक्स स्क्वायर को जब इधर लेके आएंगे तो पहले से मौजूद एक्स स्क्वायर से गुणा होकर एक्स की पावर 4 हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको हम बराबर की इधर लेके आएंगे इस तरीके से, इक्वल्स में 0। ये हो गई हमारी क्वेश्चन 1। ठीक है। अब आपको पता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हमारे पास एक इक्वेशन आई थी जहाँ प्लस माइनस के 2 चिन्ह आ रहे थे और हम प्लस वाला चिन्ह लेके आगे चले थे। ये देखो ये रही वो इक्वेशन, यहाँ पहले हम प्लस वाला चिन्ह लेके चले थे, लेकिन अब हमें क्या लेके चलना है, माइनस का चिन्ह लेके चलना है। तो इक्वेशन हमारी ये थी, p इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स वाई, ये ठीक है। अब हम यहाँ माइनस का चिन्ह लेंगे तो क्या होगा, तो देखो इक्वेशन 1 हमने यहाँ से निकाली थी, इस वाले से, यहाँ हमने प्लस माइनस रखा, फिर इस टर्म को जब हमने किया है ना, इस टर्म को जब हमने किया तो यहाँ हम प्लस लेके चले। अब सेम हम आगे के क्वेश्चन में, मतलब सेम हम माइनस लेके चलेंगे, तो इस वाली इक्वेशन में यहाँ जब हमने प्लस रखा है वहाँ हम माइनस लेके चलेंगे। यहाँ पे माइनस है ना, पहले हमने प्लस लेके किया, उसको सॉल्व किया, अब इसी इक्वेशन में ये जो दे रखी है यहाँ माइनस लेके चलेंगे। तो देखो p इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, ये देखो ये है ना वाई स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर लेके चलेंगे माइनस का, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसके इस पूरे को हमें माइनस में लेके चलना है, तो यहाँ जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो देखो वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर बचा अपॉन में एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई। अब p इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई हमारे पास बच गया। अब आप जानते हो p को हम डी वाई अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई। अब y को डी वाई की तरफ लेके जाओ, dx को x की तरफ लेके जाओ, तो y डी वाई इक्वल्स टू एक्स डी एक्स। इसका समाकलन करो तो y का समाकलन आप जानते हो वाई स्क्वायर अपॉन 2 बराबर x का समाकलन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। अब क्या करना है, अब इस वाली टर्म को, इन दोनों को बराबर की इधर लेके आओ, तो देखो वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस सी इक्वल्स टू 0। अब इन तीनों का एलसीएम ले लो,
तो इनका एलसीएम लोगे तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2c इक्वल्स टू में 0 आएगा। और अब मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट की स्पेशल बात होती है कि वो सिर्फ c के रूप में रहना पसंद करता है, तो हम 2c को c भी लिख सकते हैं। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन 2, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सी इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ गई 2 और ये हमारी आई थी इक्वेशन 1। अब आप जानते हैं हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन 1 को गुणा में रखना है इक्वेशन 2 के और बराबर में 0 रखना है, तो वो हमारा होगा फाइनल आंसर। तो समीकरण 1 और 2 से ये होगा हमारा जनरल सॉल्यूशन, जहाँ ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इसको गुणा में रखा, बराबर में 0 रखा, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आपको समझ में आया होगा कि हमने किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। क्वेश्चन को सॉल्व हमने बहुत ही इजी वे में किया है, मतलब कुछ नहीं किया हमने। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करके बता देती हूँ ताकि आपको एकदम याद हो जाए। ये अपना हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है। अब आपको दूर से ही दिख रहा है कि ये तो p के पदों में द्विघात समीकरण है, तो अपने श्रीधराचार्य सूत्र लगा दिया। श्रीधराचार्य सूत्र को लगाने के बाद उसको सॉल्व करते जाएंगे जब तक कि हमारे पास कोई द्विघात समीकरण नहीं आ जाती है। देखो फाइनल हमारे पास एक समघात समीकरण नहीं आ जाती है, हमारे पास समघात अवकल समीकरण आ गई है। यहाँ हमारे पास प्लस माइनस था क्योंकि श्रीधराचार्य सूत्र में प्लस माइनस आता है, तो पहले हम प्लस लेके चलेंगे, तब इस तरीके से सॉल्व करेंगे, है ना। प्लस लेके चलेंगे और इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन 1 आएगी। फिर हम माइनस लेके चलेंगे, ये रहा माइनस, माइनस लेके चलेंगे, फिर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन 2 आएगी। और लास्ट में प्लस और माइनस लेके चलने के बाद जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आई थी, इन दोनों को गुणा में रख देंगे, बराबर में 0 रख देंगे, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखो ये सारथी का 32वां क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सारथी का है तो इम्पोर्टेंट होगा, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है। तो देखो ये भी आप देख सकते हो कि ये आपको p के पदों में द्विघात समीकरण नज़र आ रही है। कैसे, यहाँ p स्क्वायर है, यहाँ ये सिंगल p है और यहाँ ये c है, क्योंकि यहाँ जिस पद में p नहीं है उसको हम c मानते हैं। तो देखो वाई p स्क्वायर को यहाँ रखा, इस p को यहाँ रखा अपनी सुविधा के लिए, भाई ताकि दिखे हमें कि ये p के पदों में द्विघात समीकरण है। x को यहाँ रखा इक्वल्स टू 0। अब ये p के पदों में द्विघात समीकरण है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे श्रीधराचार्य सूत्र लगाएंगे। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, p इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। b क्या है हमारे पास, b ये देखो ये है 1 प्लस एक्स वाई, ये हमारा माइनस में नहीं है इसलिए क्वेश्चन का माइनस तो ये, और ये 1 प्लस एक्स वाई प्लस माइनस बी स्क्वायर क्या है, ये है, इसका स्क्वायर कर दिया माइनस 4, ऐसा का ऐसा। a क्या है हमारे पास, y है, और c क्या है, x है, तो ये एक्स वाई लिख दिया मैंने। और 2a, 2 ऐसा का ऐसा, a क्या है y, तो 2y। क्लियर दिख रहा है ना आपको। हाँ अब देखो अब क्या करेंगे, अब ये वाला ऐसा का ऐसा रखेंगे हम, ठीक है। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे हम, ये 1 प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a क्या है, एक का स्क्वायर एक्स वाई का स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2ab, 2 गुणा 1 गुणा एक्स वाई, तो 2xy माइनस 4xy, ये आप देख सकते हो 2y ऐसा कैसा। अब देखो यहाँ पे 2xy है, यहाँ पे माइनस 4xy है, इसको जब हम घटाएंगे तो माइनस के 2xy बच जाएंगे, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये एज इट इज़, और ये बाहर वाला एज इट इज़ और अंदर वाला भी एज इट इज़, मतलब नीचे वाला एज इट इज़। तो अब ये देखो ये जो हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। कैसे बन रहा है, देखो ये एक है तो चलो ये एक रखा, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है माइनस एक्स वाई रखा इसको। अब इसका जब हम होल स्क्वायर करते हैं तो ये इसी तरीके से खुलेगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और क्यों लिख रहे हैं आपको पता है कि क्वेश्चन को हमें इजीली सॉल्व करना है, उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हमें नहीं बनाना है। तो इसको जब हम इस तरीके से लिखते हैं तो ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं और क्वेश्चन ईजी बन जाता है। तो इस तरीके से हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, तो हमने इस तरीके से लिखा है। फिर ये स्क्वायर और ये रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये वाली टर्म 1 माइनस एक्स वाई ये जो अंदर है वो ऐसा कैसा आ जाएगा,
और ये जो बाहर है वो भी ऐसा कैसा होगा और 2y भी ऐसा कैसा होगा। हमने यहाँ कोई छेड़खानी नहीं की अभी तक। क्यों नहीं की? क्योंकि हमें पहले इसको सॉल्व करना है भाई, क्योंकि क्या पता इसको सॉल्व कर जाए तो ये और ज़्यादा सिंपल हो जाए। अब आप देख भी सकते हो कि ये और ज़्यादा सिंपल हो गया है। अब वापस हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ प्लस वाई है तो पहले हम प्लस को लेके चलेंगे, फिर हम माइनस को लेके चलेंगे। अब देखो एक सेकेंड, तो इस बार हमने प्लस माइनस को अलग अलग सॉल्व करने की बजाय एक ही पेज पे अलग अलग साइड लिख लिया है। यहाँ हमने प्लस ले लिया, यहाँ हमने माइनस ले लिया है। ठीक है, दिख रहा है ना भाई। अब देखो, जब हम यहाँ पे प्लस लेंगे तो बीच में प्लस आएगा, जब हम माइनस लेंगे तो यहाँ बीच में माइनस आएगा, और ये पूरी टर्म एज इट इज़ है। पीछे आपको अगर मैं दिखाऊं तो देखो पूरी की पूरी टर्म एज इट इज़ है। यहाँ माइनस बाहर है, 1 + xy है, और यहाँ भी क्या है, माइनस बाहर है, 1 + xy है। यहाँ नीचे 2y है, यहाँ भी नीचे 2y है, प्लस 1 - xy। देख लो भाई, सेम ही लिखा है मैंने, 1 - xy है, यहाँ भी 1 - xy है। बीच में पहले हमने प्लस ले लिया है, इधर हमने माइनस ले लिया है। अब देखो, जब हम इस कोष्ठक और इस कोष्ठक को हटाते हैं तो ये -1 है, ये +1 है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। ये -xy है, ये -xy, माइनस ही है ना, देखो बाहर माइनस है तो -xy माइनस के 2xy, इधर 2y है ही। अब देखो सॉल्व करो इसको, 2 से 2 कैंसिल, y से y कैंसिल, -x बचा। p को हम dy/dx लिख सकते हैं, इधर -x है। अब dx को हम x की तरफ लेके जाएंगे तो ये -dx हो जाएगा। अब समाकलन करेंगे तो dy का y होता है, दिख रहा है ना, ऊपर कर लेते हैं चलो। ये dy का y हो जाता है x का x² माइनस ऐसा का ऐसा प्लस c। अब इस वाली टर्म को हम इधर लेके चलते हैं, तो पहले तो हम इस 2 को ना इससे गुणा करते हैं, मतलब 2 को बराबर की इधर लेके जाते हैं तो ये 2y हो जाता है। यहाँ 2 से गुणा हो जाएगा, ये 2y, इसको जब इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस में हो जाएगा, = 0। यहाँ हमने कांस्टेंट को c1 मान लिया है। ठीक है, कुछ भी मान सकते हो कांस्टेंट को, तो c1 c2 c3 जो आपकी मर्जी हो वो मान लो। तो ये मान लिया, इस तरीके से हमारे पास ये इक्वेशन 1 आ गई है। अब देखो, अब यहाँ पे हमने माइनस लिया था, इस तरीके से देखो यहाँ हमने ये माइनस लिया है, p = ये वाली टर्म जब यहाँ पे माइनस लेंगे तो ये तो -xy है और ये माइनस माइनस प्लस xy है, तो -xy और प्लस xy आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या, -1 - 1 -2/2y, 2 से 2 कैंसिल, -1/y। अब p को क्या लिखेंगे, dy/dx है ना। अब y को इधर लेके आएंगे, ये dy, dx को इधर लेके जाएंगे, ये dx, माइनस है, समाकलन करेंगे y का y² = -dx का -x प्लस c। अब इस वाली टर्म को इधर लेके आएंगे तो माइनस प्लस में हो जाएगा, प्लस माइनस में हो जाएगा, = 0। तो कुल मिला के हम पिछली जो मेथड है उसी को काम में लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ वापस से हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में गुणा करके लिख देंगे, बराबर में 0 रख देंगे। यही हमारे क्वेश्चन का व्यापक हल होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक बार चलो फिर से रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चन, तो दिख रहा है ना। ये क्वेश्चन है, पी के पदों में द्विघात समीकरण है, श्रीधर आचार्य सूत्र लगाया, इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास प्लस आया और माइनस आया, तो हमने प्लस को अलग से सॉल्व किया, माइनस को अलग से सॉल्व किया। दोनों को जब हम अलग से सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास 2 समीकरण आएंगे। इन दोनों समीकरण को ही हमें लास्ट में गुणा के रूप में लिख देना है, = में 0 रख देना है। यही हमारे क्वेश्चन का व्यापक हल होगा। ठीक है, अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, एक सेकेंड। तो अब हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए 25वां क्वेश्चन करते हैं, जो कि सारथी का 25वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, x² कोष्टक में p² - y² + y² बराबर x⁴ + 2xyp। अब आप देख सकते हो, है ना, आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि ये p के पदों में द्विघात समीकरण हो सकती है, लेकिन उससे पहले हमें ये कोष्टक हटाना होगा। तो हमने इस कोष्टक को हटाया तो ये समीकरण बन गई। इन दोनों को हम बराबर के इधर लेके आ गए। ठीक है, अब देखो x² p² x² p² p वाली टर्म ये है तो इसको हमने यहाँ रखा, और
इस पूरी टर्म को जिसमें p नहीं है इसको हम c मान सकते हैं, तो इस c को हमने यहाँ रखा। लेकिन आप देख सकते हो इसमें और इसमें माइनस के एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहे हैं, x की पावर 4 है ना, ये रही x की पावर 4, तो इसमें से हम पहले माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और फिर बचेगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस का जो वाई स्क्वायर है ये यहाँ रख दिया इक्वल्स टू में 0। मतलब मोटी मोटी कहने की बात ये है कि इसको आपको p के पदों में द्विघात समीकरण तो बनाना ही है, लेकिन साथ में आपको इसको एक सरल इक्वेशन भी बनाना है ताकि क्वेश्चन करते वक्त आप कंफ्यूज ना हो जाओ, आप गलत ना कर दो। अब देखो c की इतनी बड़ी टर्म है, अब जब आप इस c को की इतनी बड़ी टर्म को इस सूत्र में रखोगे तो गलत होने के चांसेस होंगे उसके, इसीलिए हमने c को थोड़ा सा मॉडिफाई करके एकदम रख दिया है। अब देखो जो कि हमारे p के पदों में द्विघात समीकरण है, अब द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ लगाएंगे श्रीधराचार्य सूत्र, जो कि है p स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखो मैंने यहाँ a b और c की टर्म को अलग अलग लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि जब हम a b और c के मान इस इक्वेशन से इस फॉर्मूले में रखते हैं तो गलतियाँ हो सकती हैं हमसे, जैसे b की जगह a रख दिया, a की जगह b रख दिया, c की जगह b रख दिया, बहुत सी गलतियाँ, प्लस माइनस की भी गलती हो सकती है। और आप जानते हो कि छोटी से छोटी गलती भी हमारे क्वेश्चन को तहस नहस कर सकती है, तो इसलिए सिंपल सी ट्रिक है, सिंपल सा तरीका है कि आप a और b और c को अलग अलग लिख लो ताकि a b और c के मान इस सूत्र में रखते हुए आपसे कोई गलती ना हो जाए। तो देखो p इक्वल्स टू माइनस बी, बी हमारा पहले से माइनस में और माइनस सूत्र में भी दिया हुआ है, तो इस तरीके से हमने रख दिया। प्लस माइनस एज इट इज़ अंडर रूट बी स्क्वायर, बी क्या हमारा ये है, इसका स्क्वायर करेंगे ये आएगा माइनस एज इट इज़ 4 एज इट इज़। अब a क्या है हमारा एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर। c क्या है हमारा, अब आप देख सकते हो c हमारी पूरी की पूरी टर्म ही c है। मैंने बताया था खिचड़ी पक चुकी है, फिर से लिख देती हूँ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, मतलब यह साफ ना दिखे, ये पूरी टर्म ही हमारी c है। इस पूरी टर्म को जब हम 4a से गुणा करेंगे, 4a हमारा क्या है 4x स्क्वायर है, तो पहले तो ये y स्क्वायर से गुणा होगा, जैसे इस 4a को हम c से गुणा करें तो पहले तो ये y स्क्वायर से गुणा होगा, है ना, ये पूरा हमारा c है, c को जब हम 4a तो पहले तो ये 4a y स्क्वायर से गुणा होगा, फिर ये 4a इस पूरी टर्म से गुणा होगा इस वाली से, तो पहले ये जो 4x स्क्वायर है माइनस 4x स्क्वायर है, माइनस 4x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर से होगा तो ये आएगा। फिर जब हम माइनस और इस माइनस को गुणा करेंगे तो वो प्लस आएगा, और 4a यानी 4x स्क्वायर को इस वाली टर्म से गुणा करेंगे तो ये x की पावर 4 y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, आया समझ में, है ना। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो गया हमारे पास, प्लस माइनस ये वाली टर्म आपने समझ ली कैसी है, नीचे वाला ऐसा कैसा। अब देखो यहाँ प्लस के 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, यहाँ माइनस के हैं, तो इन दोनों का आपस में कैंसिल कर देंगे और ये हमारा ऐसा कैसे बचेगा, ये देखो नीचे हमने यही किया, इन दोनों का आपस में कैंसिल किया और इसको अंदर मल्टीप्लाई किया है, ये हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। इन दोनों को कैंसिल करने के बाद क्या बचेगा, यही बचेगा, और ये 2x वाई एज इट इज़, 2x वाई ये वाली टर्म एज इट इज़ और नीचे वाली टर्म एज इट इज़। अब देखो अब हम यहाँ वापस से कॉमन लेंगे, तो अंदर गुणा ही क्यों किया, चलो कोई बात नहीं, गलतियाँ हो जाती है। ये मान लो इसको हमने ऐसा कैसा एज इट इज़ रख दिया बिना अंदर गुणा किए, इस वाली टर्म को छोड़ो, बिना अंदर गुणा किए इन दोनों को आपस में काटा, इस वाली टर्म को यहाँ रखा, ये ऐसा कैसा, ये ऐसा कैसा। अब आप देखो यहाँ ये जो 4x की पावर 4 है, इसको जब हम रूट के बाहर निकालेंगे तो ये 2x स्क्वायर के रूप में निकलेगा, है ना। अंदर वाली टर्म ऐसी की ऐसी, ये ऐसा कैसा, ये ऐसा कैसा। तो देखो आप ये भी देखो ज़रा, यहाँ 2x है, यहाँ 2x स्क्वायर है, तो हम 2x को यहाँ से 2x और यहाँ से 2x को पूरी इस इक्वेशन के बाहर निकालेंगे, तो देखो 2x को हमने इक्वेशन के बाहर निकाल लिया। अब यहाँ से जब हम 2x बाहर निकालेंगे तो y बचेगा, ये y बच गया, प्लस माइनस यहाँ x की स्क्वायर है तो यहाँ x बचेगा,
ये वाली टर्म एज इट इज़ और नीचे 2x² एज इट इज़। बाहर वाले 2x को इससे काट देंगे तो नीचे x बचेगा। नीचे जो x बचेगा मतलब x तो बचेगा ही ना, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ एक x है, तो नीचे जो x बचेगा वो y के भी नीचे आएगा और इसके भी नीचे आएगा, मतलब y के भी बट्टे में आएगा और इस वाली टर्म के भी बट्टे में आएगा। तो y के बट्टे में आएगा तो y/x प्लस माइनस एज इट इज़। यहाँ पहले से x है और यहाँ नीचे फिर से x रखेंगे तो वो दोनों कट जाएंगे। ये वाली टर्म एज इट इज़, जो कि आप देख सकते हो फिर से समघात रेखिक अवकल समीकरण है। कैसे है समघात रेखिक अवकल समीकरण? ऊपर भी पावर 1 है, नीचे भी पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है, रूट में है भाई, आप समझ सकते हो पावर 1 ही हुई, 2 रूट हटेगा तो 1 ही आएगा, तो ये हो गई पावर 1। तो दोनों तरफ ही, इधर भी पावर 1 है, इधर भी पावर 1 है, दोनों तरफ ये पावर 1 है, यानी घात जो है वो समान है। तो ये हमारी समघात रेखिक अवकल समीकरण हो गई। इस अवकल समीकरण को सॉल्व करने के लिए आप सदियों से जानते हो, मतलब 12th क्लास से जानते हो कि y=vx पुट करते हैं और इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का जब करेंगे dy/dx, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तो पहला वैसे का वैसा, दूसरे का अवकलन 1, दूसरा वैसे का वैसा, पहले का अवकलन dv/dx। तो देखो इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को हम बराबर में रख सकते हैं, क्योंकि p को हम क्या लिख सकते हैं, dy/dx लिख सकते हैं p को हम, है ना। तो इधर भी dy/dx, इधर भी dy/dx है, तो दोनों की बराबर में जो जो चीज़ें दी हुई है, जो जो टर्म्स दी हुई है, इनको हम बराबर रख देंगे। तो ये देखो इनको हमने इस तरीके से बराबर रख दिया, v+x dv/dx ये वाला, और इस टर्म में जो y था, y की जगह हमने vx पुट किया है, तो यहाँ vx आ गया, नीचे x ऐसा का ऐसा, प्लस माइनस y² की जगह हम v²x² रखेंगे, प्लस x² ऐसा का ऐसा। अब v+x dv/dx तो ऐसा का ऐसा, यहाँ x से x कैंसिल, ओनली v बचा, प्लस माइनस अंडर में v²x² प्लस x² है, तो x² को जब हम बाहर निकालेंगे तो x के रूप में बाहर निकलेगा, अंदर क्या बचेगा v² प्लस 1, तो ये x के रूप में बाहर निकला, अंदर बचा v² प्लस 1, ये v पहले से। अब देखो इधर भी v है, इधर भी v है, इसको आपस में काट दो, इधर भी x है, इधर भी x है, इसको आपस में काट दो, तो ये बचेगा क्या, dv/dx बचा बराबर प्लस माइनस ये निशान बचा और ये वाली टर्म बची जिसको हमने एज इट इज लिख दिया। अब हम ये v की टर्म है ना, v की तो टर्म है, इस टर्म को जब इधर लेके जाएंगे तो ये बट्टा में चली जाएगी, तो dv/1 प्लस v² बराबर प्लस माइनस ऐसा कैसा, dx को इधर लेके आए तो ये dx इधर आ गया। अब आप जानते हो कि 1/√1 प्लस v² का जो समाकलन होता है वो साइन इनवर्स v होता है ना, जानते ही होंगे, आपने 12th क्लास में पढ़ा ही होगा ये। तो हमने इसका समाकलन किया तो साइन इनवर्स v आ गया, प्लस माइनस एज इट इज, dx का समाकलन क्या होता है x, और कांस्टेंट हम c लेंगे, क्योंकि तीनों ही टर्म में हमारे पास लॉग नहीं आ रहा है, तो कांस्टेंट भी हमारा लॉग में नहीं आएगा। अब देखो हमारे क्वेश्चन में v तो था नहीं, तो v कहाँ से आया, यहाँ से आया, y=vx पुट किया, वहाँ से आया, तो v की जगह क्या आएगा, y/x, v बराबर y/x, तो यहाँ v की जगह y/x रख देंगे, यहाँ प्लस माइनस एज इट इज, x प्लस सी एज इट इज। अब देखो वापस हम एक बार प्लस लेके चलेंगे, एक बार माइनस लेके चलेंगे, फिर दो समीकरण आएंगे, इनको गुणा में रखेंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे कैसे लिख सकते हैं वो भी देखो, यहाँ जो y है वो एज इट इज, यहाँ जो x है वो भाग में है, तो इधर जाके गुणा में हो गया, ये देखो गुणा में आ गया। यहाँ जो साइन इनवर्स है वो बराबर के इधर आके साइन हाइपरबोलिक बन जाएगा, है ना, जिसको हम साइन h लिखते हैं। तो ये साइन इनवर्स यहाँ के साइन हाइपरबोलिक, ये y ऐसा का ऐसा अकेला बेचारा, और यहाँ जो x भाग में था ये यहाँ पे आके गुणा में हो गया, x प्लस सी एज इट इज, क्योंकि हमने प्लस लिया है तो ये प्लस के रूप में आ गया। ये हमारी इक्वेशन हो गई 1। अब इक्वेशन 2 बनाने के लिए हम यहाँ पे माइनस लेंगे, तो सेम यही इक्वेशन बनेगी, बस यहाँ पे c माइनस x हो जाएगा। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे हमने x प्लस सी लिया, क्योंकि यहाँ x प्लस सी है, बाहर प्लस माइनस है, तो जब हमने प्लस लिया बाहर तब ये पूरी ही पद प्लस में आ गई, ये दोनों ही प्लस में आ गए। जब हम बाहर माइनस लेंगे तो x प्लस सी है,
तो दोनों के माइनस लगेगा, तो माइनस एक्स और माइनस सी होगा। तो यहाँ आपने सी माइनस एक्स कैसे लिख दिया? तो वो मैंने ऐसे लिख दिया क्योंकि आप जानते हो जो हमारा कांस्टेंट है वो माइनस में रहना पसंद ही नहीं करता, वो सिर्फ कांस्टेंट रहना चाहता है। तो आप जानते हो हम अपने माइनस सी कांस्टेंट को सिर्फ सी भी लिख सकते हैं। तो सी तो ऐसा का ऐसा, और जो माइनस एक्स है वो है यहाँ आ जाएगा, तो ये हो गया सी माइनस एक्स। ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। अब आप जानते ही हो कि इक्वेशन 1 और 2 को इस तरीके से हम गुणा में रखेंगे, इक्वल्स टू में 0 करेंगे, तो वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। ये हमारा 25वां क्वेश्चन है जो कुछ इस तरीके से। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, मतलब इसका कोष्ठक घटाएंगे, फिर एक सिंपल समीकरण बनाएंगे। अब आप देख सकते हो ये पी के पदों में द्विघात समीकरण है। फिर हम ए बी और सी को अलग से लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, इस पे मैंने आपको ज्ञान दे दिया है। अब श्रीधर आचार्य सूत्र लगाएंगे और उसको सॉल्व करते जाएंगे। जब हम श्रीधर आचार्य को सूत्र को सॉल्व करते जाएंगे तो अंत में हमारे पास प्लस माइनस की एक टर्म बचेगी, है ना, मतलब प्लस माइनस में बचेगी। अरे भिन्न चल, तो पहले तो हम प्लस लेके चलेंगे और इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। प्लस लेंगे तो आप जानते हो ये समघातक अवकल समीकरण बनेगा, तो प्लस लेके पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन आएगी। मतलब समझ गए ना? हाँ बस बहुत है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए। तो अब हम सॉल्व करते हैं अपना 45वां क्वेश्चन, जो कि सारथी का 45वां क्वेश्चन है, जो कि इस तरीके से y इक्वल्स टू एक्स कोष्टक में p प्लस रूट 1 प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, अब इस समीकरण को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। क्यों लिखना है इस तरीके से, आप तो कहोगे कि डायरेक्ट, चलो बता ही देती हूँ। देखो ये y ऐसा का ऐसा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स पी होगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर होगा। अब इस एक्स पी को बराबर के इधर लेके आएंगे, वो माइनस एक्स पी होगा। अब आप कहोगे इस पूरे को ही बराबर के इधर क्यों नहीं लेके आए? इतने क्वेश्चन में तो हम यही करते आए हैं। वो इसलिए नहीं लेके आए क्योंकि यहाँ जो हमारा जो पी स्क्वायर है, वो जो हमारा जो पी स्क्वायर है वो रूट में है। और आप जानते हो मैथ का रूल होता है कि रूट में जब भी हम क्वेश्चन को लेते हैं या सॉल्व करते हैं तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना। तो इसलिए हमें पहले इस रूट को हटाना होगा। तो इस रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको तो इधर लेके आ गए तो ये y माइनस एक्स पी हो गया, ये इधर ऐसा कैसा हो गया। रूट को कौन हटा सकता है? स्क्वायर हटा सकता है। डायलॉग तो सुना ही होगा, लोहे को लोहा काटता है। तो वैसे ही हमारे मैथ में रूट को हटाने के लिए हमें स्क्वायर की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम दोनों ही तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर यानी वर्ग कर देंगे। जब हम इधर वर्ग करेंगे तो ये y माइनस एक्स पी का होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर जब हम स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा और ये वाली टर्म ऐसी कैसी आ जाएगी। अब इसके स्क्वायर को खोलेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 2xy p प्लस एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर, और ये बराबर में ये ऐसा कैसा। अब इस वाली टर्म को हम इधर लेके आएंगे, है ना, इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में, इसको इधर लेके आएंगे माइनस में, इक्वल्स टू में 0। ये प्लस की है ये माइनस की है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगी। तो बचा क्या, वाई स्क्वायर माइनस 2xy p माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 बचा। ठीक है, अब देखो, अब आप ये सोचोगे, ये इक्वेशन बच्चे, अब आप ये सोचोगे ये तो पी के पदों में द्विघात समीकरण है ही नहीं, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो पी के पदों में ये द्विघात समीकरण तो नहीं बन रही, लेकिन इसमें एक सिंगल पी तो आ ही रहा है। तब हम क्या करेंगे, यहाँ जो ये 2xy है ना, इसको इसके बट्टे में लेके जाएंगे तो p इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसके बट्टे में 2xy को रख देंगे। अब आप देखो p को हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो p को हमने रख दिया है डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy एज इट इज़। अब आप देख सकते हो कि ये एक समघात अवकल समीकरण है, क्योंकि यहाँ घात 2 है और नीचे भी घात 2 है, यहाँ घात 2 है नीचे भी घात 2 है, मतलब अलग अलग सेपरेट करके लिखेंगे तो घातें दोनों तरफ 2 ही आएगी, ऊपर नीचे। तो एक तरीके से ये समघात अवकल समीकरण है। और आप जानते हो कि समघात रैखिक अवकल समीकरण को सॉल्व करने के लिए हम y इक्वल्स टू वी एक्स पुट करते हैं। तो y इक्वल्स टू हमने वी एक्स माना, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का डी वाई अपॉन डी एक्स, वी एक्स का क्या होगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब तक तो ये याद ही हो गया होगा आपको। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 क्या है, ये है, समीकरण 2 ये है। मैंने आपको बताया था
कि दोनों ही तरफ dy/dx है, तो हम इन दोनों को एक दूसरे के बराबर में रख सकते हैं। तो देखो हम v + x dy/dx इक्वल्स टू ये वाली टर्म रख देते हैं, तो वाई स्क्वायर की जगह हम vx रखेंगे, y की जगह vx रखेंगे, तो y स्क्वायर की जगह v² x², तो यहाँ पे v² x² माइनस x², नीचे यहाँ 2x था तो यहाँ 2x ऐसा का ऐसा, y था y की जगह vx रखा तो ये vx हो गया। ठीक है, अब आगे क्या होगा, अब देखो अब ये v + x dy/dx तो हमारा ऐसा का ऐसा है। ठीक है, इधर क्या होगा, इधर हम x² कॉमन ले लेंगे इस वाली टर्म से। देखो यहाँ x² कॉमन आ रहा है ना, तो हमने यहाँ x² कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा v² - 1, नीचे क्या बचा 2x²v, तो इधर ये ऐसा का ऐसा x² कॉमन लेंगे और नीचे x² है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या v² - 1/2v, इधर v + x dy/dx ऐसा कैसा। अब x dy/dx ऐसा का ऐसा ये है v और इधर भी v के पद है, तो इस v को इधर लेके जाते हैं तो ये -v हो जाता है। ठीक है, अब x dy/dx एज इट इज, और इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये v² - 1 - 2v²/2v आ जाता है। एलसीएम तो आपको आता ही होगा, है ना, मैं मान के चल रही हूँ कि आपको आता है। तो x dy/dx इक्वल्स टू ये -v² है, ये सॉरी ये v² है, ये -2v² है, तो इन दोनों को जब आपस में